नमस्कार दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है और आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित एक और कहानी लेकर मैं आ चुका हूँ। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। आज की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि जब हमारे समाज में हमारे रक्षक यानी पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। दरअसल ये कहानी, ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस कहानी की कुछ बातें बता देता हूँ। आप कल्पना कीजिए कि एक महिला दरोगा अपनी नौकरी को बचाने के लिए एक अधिकारी के पास जाती है। अधिकारी उसकी नौकरी को उसे वापस लौटाने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। महिला एग्री हो जाती है, शारीरिक संबंध बनाती है, लेकिन जब वो सुबह उठकर देखती है तो उसी की वीडियो यानी जो उसने उस अधिकारी के साथ किया था वही तस्वीर उसके सामने एक टीवी पर चल रही होती है। अब इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके किरदारों से रूबरू करा देता हूँ। ये कहानी लखनऊ की है, लखनऊ के पुलिस मुख्यालय की है। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और तकरीबन साल 2016 की है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है सुनीता, जो कि एक महिला दरोगा है। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है कुलदीप यादव, जो कि एक एसएचओ है। इस कहानी के अंदर एक और जो किरदार है उसका नाम है अजय उपाध्याय, जो कि उस महिला दरोगा का पति है और उस महिला दरोगा का एक 7 साल का बच्चा भी है। ये कहानी शुरू होती है साल 2016 में। सुनीता, जो कि देखने में एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत औरत होती है और पेशा होता है उसका पुलिस की नौकरी करना, यानी वो एक दरोगा भी होती है। एक दिन अचानक से एक थाने में कॉल आती है। जब थाने में कॉल आती है तो पूरे पुलिस बल को आनन फानन में उस जगह पहुंचना पड़ता है और जब पुलिस बल उस जगह पहुंचता है तो वहां पर हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं। वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है जो हुड़दंग कर रही होती है। अब भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस वहां पर लाठी चार्ज कर देती है, जिसके बाद कुछ लोगों की, समथिंग 2 से 3 लोगों की इस केस में मौत हो जाती है। और जब उन लोगों की मौत हो जाती है और मामला मीडिया में आता है तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और हाईलाइट होने के बाद उन सभी पुलिस वालों को जो उस घटना वाले स्थल पर पहुंचे थे, यानी जो जब थाने के अंदर फ़ोन आया था, जो वो पूरी टीम गई थी, उस टीम को लाइन हाजिर कर लिया जाता है। लाइन हाजिर करने के बाद इस पूरे मामले में जांच चल रही होती है और कई की नौकरियों पर आन पड़ जाती है, जिसी में से एक होती है महिला दरोगा सुनीता उपाध्याय। अब सुनीता उपाध्याय अपनी नौकरी के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहने लगती है। वो सोचती है कि मैं किस तरह से अपनी नौकरी बचाऊं और इस पूरे मामले से किस तरह से बाहर आऊं, क्योंकि सुनीता का एक अच्छा खासा परिवार होता है, एक सुखी परिवार होता है। वो अपना जीवन काफ़ी अच्छी तरह से जी रही होती है। उसका एक पति होता है जिसका नाम अजय उपाध्याय होता है और अजय उपाध्याय की पोस्टिंग उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है, जो कि खुद एक सरकारी कर्मचारी होता है, ग्राम सेवक के पद पर तैनात होता है। उसका एक बच्चा भी होता है। काफ़ी ज़्यादा सुखी परिवार चल रहा होता है। लेकिन सुनीता जो है वो लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में ही पोस्टेड होती है और वहीं पर उसे एक गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर अलाउट हो जाता है, जिसके अंदर वो रहा करती थी, यानी वो वहाँ पर अकेली रहा करती थी और उसका पति जो है वो उससे 100 किलोमीटर दूर रहा करता था। कभी कभी सुनीता अपने पति के पास पहुँच जाया करती थी, कभी पति सुनीता के पास आ जाया करता था, लेकिन एक उनका भरा पूरा परिवार था। मगर अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपनी खुशियों को बचाने के लिए महिला दरोगा सुनीता उस थाने के जिसमें वो पोस्टेड होती है उसके एसएचओ के पास जाती है
एसएचओ का नाम कुलदीप यादव होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब कुलदीप यादव से कहती है कि सर आप इस केस से मुझे बाहर निकाल लीजिए, कैसे भी करके मेरी नौकरी को बचा लीजिए। अब उस वक्त कुलदीप यादव सुनीता को बड़ी हैरानी से देखता है, बड़ी अजीब तरह से देखता है, और देखने के बाद उससे कह देता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ और तुम्हारी ये जो बात है मैं आगे तक पहुँचाऊँगा, और जितनी भी कोशिश होगी वो यही होगी कि मैं तुम्हें इस केस से बचा लूँ। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है, लेकिन 3 फरवरी साल 2016 को सुनीता के पास में उस एसएचओ यानी कुलदीप यादव की कॉल आती है। शाम का वक्त होता है। कुलदीप यादव कॉल करके सुनीता से कहता है कि मैंने तुम्हारी नौकरी बचाने की बात कर ली है, अब तुम मेरे क्वार्टर पे आ जाओ, मेरे फ्लैट पर आ जाओ जहाँ की वो रह रहा होता है। अब सुनीता कहती है कि सर शाम का समय है, अभी कैसे आऊँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम आ जाओ और अभी तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है और बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में ही बात करनी है, तभी शायद कुछ हो पाएगा। अब अपनी नौकरी को बचाने के लिए सुनीता आनंद फानंद में कुलदीप यादव के फ्लैट पर पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है तो कुलदीप यादव बैठकर शराब पी रहा होता है। वो अपने फ्लैट के अंदर अकेला होता है। अब जब शराब पीते हुए सुनीता उसे देखती है तो कहती है कि सर मैं बाद में आ जाऊंगी, जब आप कभी फ्री होंगे, जब आप इस समय को अपने टाइम को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। तो कुलदीप यादव कहता है नहीं, मैं अभी फ्री हूँ और मैंने जानबूझकर ही तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि जिससे मैं तुम्हारे केस के बारे में अच्छी तरीके से जान सकूँ। अब सुनीता जो है वो रुक जाती है। अब शराब कुलदीप यादव पी रहा होता है। शराब जब पी रहा होता है तो वो ऑफ़र करता है सुनीता को भी और कहता है कि तुम भी लो। अब सुनीता मना करती है। सुनीता कहती है कि सर मैं अभी अपने घर से बाहर हूँ और मैं यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कुलदीप यादव जो है उसे बार बार फोर्स करता है, कहता है कि हम यहाँ पर, मैं कोई तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, यहाँ पर मैं कोई तुम्हारा आला अधिकारी नहीं हूँ, यहाँ पर सिर्फ हम 2 लोग हैं और तुम मुझे अपने दोस्त की तरह अपने मित्र ही समझो और बी फ्रैंक, यानी एकदम फ्रैंक होकर मुझसे बातें करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस दिलवा दूँगा। अब जैसे ही वो ये बात कहता है तो सुनीता बैठ जाती है और सुनीता भी फिर उसके साथ शराब के पैक लेना शुरू कर देती है। अब दोनों जब शराब पीना शुरू करते हैं तो शराब पीते पीते काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं, परिवार तक की बातें होने लगती है कि आपके परिवार में कौन है, मेरे परिवार में कौन है। ये सारी बातें कुलदीप यादव उससे करने लगता है और जिस काम के लिए बुलाया होता है उसे, यानी उसकी नौकरी बचाने के लिए, उस काम को साइड कर दिया जाता है और फिर उसके करीब आने की कोशिश की जाती है। अब तकरीबन 3 पैक जो है वो सुनीता पी चुकी होती है। सुनीता जब 3 पैक पी लेती है और उसके ऊपर जब नशा चढ़ने लगता है तब कुलदीप यादव उसके पास जाकर बैठ जाता है। जब पास जाकर बैठता है तो उसे छूने लगता है, उसे टच करने लगता है। सुनीता इसका थोड़ा विरोध करती है। सुनीता कहती है कि सर ये सही नहीं है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब कुलदीप कहता है कि अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तुम कहाँ जाओगी, और इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें ये कुछ गलत नहीं है, और अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो फिर कुछ तो मेरे लिए करना ही होगा। अब जब नौकरी पर बात आती है तो सुनीता जो है वो सोच में पड़ जाती है। फिर सुनीता डिसीजन लेती है कि ठीक है, क्योंकि सुनीता अपने घर से काफ़ी टाइम से दूर रह रही होती है, अपने पति से काफ़ी टाइम से दूर रह रही होती है। कहीं ना कहीं उसके टच का, यानी दरोगा यानी एसएचओ के जो टच का एहसास होता है वो उस पर भारी पड़ जाता है, उसे भी कहीं ना कहीं खुमार चढ़ने लगता है। अब जब इतना सब कुछ हो जाता है तो वो दरोगा यानी जो एसएचओ होता है वो सुनीता को अपने बेडरूम में लेकर जाता है। अब बेडरूम में जाने के बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, बहुत कुछ होता है। अब सुबह होती है। अब जब सुबह शराब का नशा सुनीता के दिमाग से उतरता है, उसके शरीर से उतरता है,
तो वो अपने आप को देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो रात को ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरे साथ रात क्या हुआ, मैं कैसे यहाँ पर आई। फिर धीरे धीरे उसे सारी बातें याद आती है कि वो रात को आई थी, उसने शराब पी, उसके साथ कुलदीप यादव था जो कि उसका SHO है। और जब वो इतना सोच ही रही होती है तो सामने उसके एक टीवी चलता है और उस टीवी पर उस महिला दरोगा की ही वीडियो चल रही होती है। और वो वीडियो वो होती है जो एक रात पहले घटना उसके साथ घटी होती है। यानी SHO और महिला दरोगा के बीच में जो संबंध बने होते हैं उसका वीडियो उस टीवी पर चल रहा होता है। अब इतनी ही देर में कुलदीप यादव कमरे में आता है। कमरे में आकर सुनीता को देख के मुस्कुराता है। सुनीता उससे कहती है कि सर ये क्या है, पहले तो आपने मुझे शराब पिलाई, उसके बाद फिर मैंने आपकी बात भी मान ली, लेकिन ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं अकेले समय में बस ये देखना चाहता था कि जो भी हमारे बीच हुआ है वो टीवी पर देखने पर कैसा लगता है। तमाम तरीके की बातें होती हैं, वो सुनीता को उस टाइम समझा देता है। अब सुनीता ये श्योर हो जाती है कि इतना सब कुछ हो चुका है कि अब तो साहब मेरी नौकरी बचा ही लेंगे। अब ये सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अब एक महीने में कई रातें जो हैं सुनीता को मजबूरी में उस SHO यानी कुलदीप यादव के साथ बितानी पड़ती है। एक तो नौकरी पर उसकी बात बनी हुई होती है, परिवार पर बात बनी हुई होती है, फिर उसके पास उस महिला दरोगा का वीडियो भी होता है, जिसके कारण सुनीता उसके पास बार बार जाने लगती है। अब एक दिन जब दोनों के बीच में फिर से संबंध बन रहे थे, तब SHO सुनीता से कहता है कि सुनीता, तुम्हें अगर अपनी नौकरी बचानी है तो तुम्हें एक काम और करना होगा। बोले क्या करना होगा? बोले तुम्हें एक अधिकारी से और मिलना होगा। तो सुनीता कहती है ठीक है सर, मैं मिल लूँगी, पर कितने पैसे खर्च होंगे? तो वो कहता है तुम्हें पैसे खर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो और जो सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है वही तुम उस अधिकारी के लिए करो, उसे जाकर खुश करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सुनीता इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी मजबूरी में, क्योंकि उसके पास उसका वीडियो होता है, सब कुछ होता है, वो SHO उसे डराने धमकाने लगता है। वो कहता है कि नहीं, तुम करो जाकर, तभी तुम्हारी नौकरी बच पाएगी। अब सुनीता उसकी इस बात को मान लेती है। अब सुनीता उस अधिकारी के पास भी पहुंच जाती है। अब जो संबंध उसने उस कुलदीप यादव SHO के साथ बनाए थे, वही संबंध उसे दूसरे अधिकारी के साथ बनाने पड़ते हैं। फिर कुलदीप यादव उस अधिकारी के अलावा उसे और अधिकारियों के पास भेजता है। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 3 से 4 अधिकारियों के पास सुनीता को भेजा जाता है और सब सुनीता के साथ वही काम करते हैं जो कि उस SHO ने किया था, यानी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। अब ये मामला इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन एक दिन थाने में एक लेटर आता है और उस पर सुनीता का नाम होता है और वो होता है सस्पेंशन लेटर, यानी सुनीता को सस्पेंड कर दिया गया होता है। अब जब सुनीता ये लेटर अपने हाथ में लेकर उसे पढ़ती है, देखती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है, वो रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है कि मैंने अपना शरीर दांव पर लगा दिया, अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, अपने परिवार की चिंता नहीं करी, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है, मुझे सस्पेंड कैसे किया जा सकता है। वो आनन फानन में तुरंत उसी कुलदीप यादव के पास जाती है और उस पर चिल्लाती है भरी कोतवाली में, सबके सामने, पूरे स्टाफ के सामने, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने मेरा शोषण किया है, तुमने ये सब कुछ किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आखिर मैं सस्पेंड कैसी हो गई। तो वो जो SHO होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। वो सुनीता से कहता है जो तुझे करना है वो कर ले, तेरे पास क्या सबूत है? मेरे पास बल्कि तेरे खिलाफ सबूत है, देख मैं तेरी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर दूंगा। अब दोनों में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। अब सुनीता इतना कह के थाने से चली जाती है और जब चली जाती है उसके कुछ ही देर बाद वो जो SHO होता है कुलदीप यादव, वो भी हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता है। पूरे थाने में बात फैल जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गंभीर मामला है, SHO और सुनीता के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, तभी सुनीता SHO पर इतना भड़की है। तो ये सारी बातें जो हैं वो थाने के अंदर होने लगती हैं।
लेकिन 2 दिन बाद एक व्यक्ति आता है थाने में और वो आकर थाने में पूछता है सुनीता उपाध्याय के बारे में और पूछता है कि सुनीता उपाध्याय का है। तो वहाँ का जो सिपाही होता है वो उस व्यक्ति से पूछता है कि आप कौन हो। तो वो बताता है कि मैं सुनीता का पति हूँ, मेरा नाम अजय उपाध्याय है। अब जैसे ही सिपाही ये बात सुनता है तो सिपाही कहता है कि सर आपकी वाइफ को तो सस्पेंड कर दिया गया है और वो यहाँ से 2 दिन पहले आपके पास ही गए। अब अजय कहता है कि मेरे पास तो सुनीता नहीं आई। अब थाने वाले सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सुनीता आखिर गई तो फिर कहाँ गई, किसके पास गई, कहाँ गायब हो गई। कह के तो यही गई थी कि वो अपने पति के पास जा रही है, यानी अपने घर जा रही है। अब सिपाही कहता है कि सर आप FIR कराइए, तुरंत इस पर एक्शन लिया जाएगा, सर्विलांस पे फ़ोन लगाया जाएगा। अब FIR जो है वो कराई जाती है सुनीता की। जब FIR वो कराता है तो पुलिस टीम तुरंत एक्शन में आती है और सुनीता का जो फ़ोन होता है उसे ट्रेसिंग पे लगाती है, यानी उसकी लोकेशन पता करने के लिए उसे सर्विलांस पे लगाया जाता है। अब पता चल जाता है उसकी लोकेशन का। अब सुनीता की लोकेशन जो है वो मिलती है कानपुर देहात का एक लास्ट गांव होता है, वहाँ पर वो लोकेशन जो है वो दिखा रहा होता है कि सुनीता कानपुर देहात के एक गांव में पहुंची है। अब वहाँ जाकर देखा जाता है, ढूंढा जाता है, तो वहाँ सुनीता जो है वो नज़र नहीं आती। अब वहीं से तकरीबन थोड़ी सी दूर पर 30-40 किलोमीटर दूर पर एक सरोवर होता है, एक यानी नदी होती है। वहाँ पर पुलिस को एक लाश मिलती है। अब वो लाश जो होती है वो सुनीता की होती है। अब जब सुनीता की लाश मिलती है तो उसके पति को ही बुलाया जाता है। वो उसे देखकर पहचान लेता है कि हाँ ये तो मेरी पत्नी है। मातम समझ जाता है, कोहराम समझ जाता है कि आखिर एक महिला दरोगा ने किस तरह से अपनी जान दे दी। हर कोई समझता है कि ये आत्महत्या है। पुलिस आत्महत्या के एंगल से पूरे केस में जांच करना शुरू करती है। अब महिला दरोगा का जो पति होता है अजय उपाध्याय, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है, बेचैन रहने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी आत्महत्या कैसे कर सकती है, क्योंकि पुलिस वाले जो जांच कर रहे थे वो आत्महत्या के एंगल से ही कर रहे थे कि सरकारी नौकरी है, भरा पूरा परिवार है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर कैसे वो अपनी जान ले सकती है। आखिर ऐसी क्या कमी रही थी, क्या दिक्कत आ गई थी। अब यही बात पता लगाने के लिए वो उस थाने पहुंचता है जहां पर सुनीता महिला दरोगा जो होती है, जो पोस्टेड होती है। अब वहां जाकर वो पता लगाता है तो एक सिपाही उसके पास आती है। वो कहती है कि सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इस केस में मेरा नाम नहीं लाएंगे, यानी मैं आपको बता तो सब कुछ दूंगी पर मेरे बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये सब कुछ मैंने बताया। यही दोनों के बीच शर्त होती है। तो उसका पति एग्री हो जाता है। तब वो महिला बताती है, वो महिला सिपाही बताती है कि सर जब मैडम के पास में सस्पेंशन लेटर आया था तब काफ़ी ज़्यादा थाने के अंदर विवाद हुआ था और मैडम जो हैं वो SHO कुलदीप यादव पर काफ़ी ज़्यादा भड़क रही थी, उनसे उनकी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी और मामला ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों के बीच में कोई संबंध हो, जिससे मैडम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। अब जैसे ही उसके पति को ये बात पता चलती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरी पत्नी को दूसरे व्यक्ति के साथ नाजायज़ संबंध बनाने पड़ गए। अब वो सोचता है कि ये मर्डर हो सकता है, वो भी क्योंकि सरकारी कर्मचारी होता है, तमाम दाव पेच जानता है, तो उसे पूरा शक हो जाता है कि ये मर्डर का मामला है। अब वो कुलदीप यादव के खिलाफ FIR लिखाना चाहता है, लेकिन थाने का मामला होता है, स्टाफ का मामला होता है, इसलिए FIR में लिखी नहीं जाती है, मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, मगर वो मीडिया में जाकर सब कुछ उजागर करता है। तब मामला जब बड़ा होने लगता है तो अधिकारियों को लगता है कि अब तो FIR लिखनी पड़ेगी। तब FIR लिखी जाती है, अधिकारी तुरंत एक्शन लेने का आदेश देते हैं। FIR जब कुलदीप यादव के खिलाफ हो जाती है, कुलदीप यादव पर, तब पुलिस फिर अलग एंगल से जांच करनी शुरू करती है। वो जांच करती है कि महिला दरोगा के पास आखिरी कॉल किसकी आई थी, तो उसकी कॉल हिस्ट्री से पता चलता है कि उसे PCO से कॉल की गई थी। अब उस PCO वाले के पास जाया जाता है। वो PCO वाला बताता है कि सर यहाँ तो काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं कॉल करके, लेकिन
जिस दिन कॉल की गई थी उस दिन की आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज जो कैमरे होते हैं उनकी फुटेज खंगाली जाती है। उस फुटेज के अंदर कुलदीप यादव साफ साफ पीसीओ से कॉल करता हुआ नज़र आ जाता है पुलिस वालों को। और पुलिस को बस हल्का सा क्लू चाहिए होता है, वो तुरंत कुलदीप यादव को एक दस्ता जाकर उसके गांव से उसे उठाकर ले आता है और फिर उससे जांच पूछताछ की जाती है कि बताओ तुमने पीसीओ से कॉल क्यों की थी, तुम्हारा क्या संबंध था, कैसे सुनीता से तुम बाहर मिलते थे, सब कुछ था, विस्तार से बताओ, जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो काफ़ी, जब वो भी पुलिस वाला होता है, वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें घुमाता है फिराता है, लेकिन पुलिस के आगे टिक नहीं पाता है, क्योंकि पुलिस तो बाल का खाल भी निकाल देती है। और फिर वो बताना शुरू करता है, सब कुछ सिलसिलेबाज से बताता है कि देखिए ऐसे ऐसे करके हम दोनों के बीच में संबंध थे, मैंने उसे नौकरी का झांसा देकर इस तरीके से हम दोनों के बीच ये संबंध बनना शुरू हुए थे, लेकिन सस्पेंशन लेटर आ गया, उसके बाद हमारे बीच विवाद हुआ। अब ये भी बताता है वो पुलिस को कि जब पुलिस और ज़्यादा फोर्स करती है कि बताओ कि वो मरी कैसे, तो फिर वो इस कहानी पर से भी पर्दा उठाता है और वो बताता है कि जब सुनीता यहाँ से गई थी उसके 2 दिन बाद ही मेरे पास उसकी कॉल आती है। वो कॉल करके मेरे से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब जैसे ही दरोगा को ये बात पता चलती है तो वो बड़े प्यार से उससे बात करना शुरू कर देता है, कहता है कि अब जो भी हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हारी नौकरी बचा लूँगा। वो उसे फिर से अपने झांसे में लेने की कोशिश करता है और पीसीओ से कॉल करके उसे एक जगह बुलाता है और कहता है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, इसलिए मैं पीसीओ से कॉल कर रहा हूँ। और पीसीओ से कॉल करने के बाद जब उसे वो बुला लेता है तो सुनीता उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। तब वो सुनीता से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा जहाँ पर थोड़ा पैसा खर्च होगा, पैसा मैं खर्च कर दूँगा और तुम्हारा साइन लिया जाएगा, तुम्हारा फ़ोटो खींचा जाएगा, तभी आगे जो है तुम्हारे ये जो नौकरी है तुम्हें वापस मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सुनीता फिर से उसके झांसे में आ जाती है, लेकिन वो सुनीता को एक सुनसान जगह ले जाता है और वहाँ जाकर सुनीता का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि उसे ये इस बात का डर था कि अब मामला उसकी नौकरी पर बनाया है और उसकी नौकरी जा सकती है और उसके जो कुकर्म हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ सकते हैं। इसलिए वो अपने रास्ते से सुनीता को हटाता है और उसे मारकर एक सरोवर में फेंक देता है। तब जाकर ये पूरा मामला खुलता है और सिर्फ शोषण की कहूँ भेंट, अपनी नौकरी बचाने के लिए मजबूरी की भेंट जो है एक महिला चढ़ जाती है, एक दरोगा जो है वो चढ़ जाती है, उसका बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है। यानी एक हंसता खेलता परिवार जो है वो इन घिनौने कामों की वजह से, इन शोषण की वजह से, इस ब्लैकमेलिंग की वजह से परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर सुनीता ही नहीं, न जाने कितनी महिलाओं के साथ इस तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस तरह का शोषण हो रहा है। और हैरानी तो तब हो रही है जब पुलिस विभाग का ये मामला सामने आया है कि जो लोग हमारी सुरक्षा करने का जिन पर जिम्मा है वही जब सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारे समाज का क्या होगा। खैर, आपका इस मामले पर क्या कहना है, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये कहानी आप कहाँ से देख रहे थे, उस जगह का नाम और अपना नाम भी ज़रूर लिख के जाना। और आपको इसी तरह की अगर क्राइम स्टोरीज़ पसंद हैं तो मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैं रोज़ रात को 8 बजे आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित इसी तरह की कहानी लेकर आता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।